हेलो वेलकम नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आ गया हूं मैं आज एक नई वीडियो लेके साथ, एक नए कंटेंट के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। आज तक की जितनी भी वीडियोज़ आपने मेरी देखी हैं उसमें लोन से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश करी है। स्पेशली जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। आज की वीडियो में मैं जानकारी आज से शुरू करूँगा कि किस तरीके से लोन की एलिजिबिलिटी निकाली जाती है। जी हाँ, आप अपनी एलिजिबिलिटी लोन की खुद निकाल सकते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारी लोन की एलिजिबिलिटी क्या होगी, बैंकर किस तरीके से या जो लोन देने वाला है वो किस तरीके से हमारी लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करता है। यहाँ मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, वो सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो ऑलमोस्ट सभी बैंक यूज़ करते हैं लोन देते हुए। आपने सुना होगा जब कभी किसी भाइयों ने या किसी मेरे दर्शकों ने लोन लिया हो तो उन्होंने कभी सुना होगा बैंकर्स के मुंह से कि यस, मैं आपका इस प्रोडक्ट में लोन इतना हो जाएगा, आपका ये प्रोडक्ट होगा तो इतना बन जाएगा। वो प्रोडक्ट कौन से होते हैं जो बैंकर आपको जानकारी नहीं देता, जो लोन देने वाला है वो आपको जानकारी नहीं देता, लेकिन एक्चुअल में आपको बताया जाता है कि इट्स समथिंग बिग टू बी क्रैक। तो आज वो जानकारी आपके लिए आएगी। आप अपनी एलिजिबिलिटी खुद निकाल सकते हैं। बैंकर्स को या जो लोन देने वाला है उसे आप बता सकते हैं कि मेरे लोन की एलिजिबिलिटी इस प्रोडक्ट में इतनी बनेगी और इस प्रोडक्ट में इतनी बनेगी। अगर मैक्सिमम चाहिए तो मेरा इतना है लोन की एलिजिबिलिटी और मैं इस प्रोडक्ट में अपने लोन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो समय व्यतीत ना करते हुए चलते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, गौर से देखिएगा। आने वाले भाग जितने भी आएंगे वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, जानकारी से भरपूर रहेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले समय में नई और अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानते हैं किस तरीके से एलिजिबिलिटी निकाली जाती है। तो आ गए, जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्लाइड की तरफ, और शुरू करते हैं कि एलिजिबिलिटी किस तरीके से निकाली जाती है। ये एलिजिबिलिटी आज जो हम डिस्कस करेंगे ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी है। ये अलग अलग प्रोडक्ट में अब आगे चल के मैं और इसमें डीपली आपको समझाऊंगा, लेकिन ये एक बेसिक है ये बताना कि आपको एलिजिबिलिटी कैसे निकालनी है। तो शुरू करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द लोन एलिजिबिलिटी। लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते समय हमें एक फार्मूले पे काम करना होता है, जो एक पैरामीटर फिक्स है कि हमें किस तरीके से आपकी इनकम को कैलकुलेट करना है। अगर मैं संक्षेप में आपको समझाऊं तो लोन एलिजिबिलिटी आपकी मंथली ईएमआई के लिए निकाली जाती है कि आप कितने ईएमआई एक महीने में अपनी कमाई के हिसाब से दे सकते हैं। पहली चीज, यानी कि आपकी महीने की जो ईएमआई है, ईएमआई यानी कि इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि परिगणित मासिक आपकी जो इंस्टॉलमेंट है या आपकी जो भी ऋण की अदायगी है महीने के हिसाब से ही होगी। ईएमआई यानी कि मंथ पे कैलकुलेट की जाती है। हर महीने आपको कितना आप ईएमआई के तौर पे दे सकते हैं, यही गणना, यही कैलकुलेशन आपकी लोन की एलिजिबिलिटी में निकाली जाती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले में क्या आता है, मंथली इनकम, यानी कि एक महीने में आपकी इनकम कितनी आ रही है। एक महीने की इनकम निकालेंगे हम कैसे। आपकी सपोज कीजिए कि अगर 12 महीने की इनकम है या आप एनुअली रिटर्न फाइल कर रहे हैं या आपके पास एक साल की अपनी इनकम है, कि हमें सबसे पहले ये गणना करनी है कि आपकी जो एक साल की इनकम है वो एक साल की इनकम हमारे पास सपोज कीजिए आईटीआर के थ्रू आती है या आपके फॉर्म 16 के थ्रू आती है या किसी भी तरीके से आपके एक साल की अगर आपकी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जो एक साल की आपकी इनकम को दिखा रहा है, उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें, यानी कि जैसा कि इस फॉर्मूले में दिखाया गया है, एनुअल ग्रॉस एलिजिबल इनकम कैसे निकालेंगे हम लोग, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर आपकी एक साल की इनकम 5 लाख है या 6 लाख है, उसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए तो जो यहाँ पे एन दिख रहा है वो आपकी एक महीने की एलिजिबल इनकम आएगी। अब यहाँ पे हम लोग जो एक महीने की एलिजिबल इनकम होती है उसमें फॉयर लगाते हैं, FOIR, यानी कि फिक्स्ड इनकम ओवर ऑब्लिगेशन रेशो। मीन्स आपकी अगर एक महीने की इनकम 100 रुपए है तो आप उसमें से कितने प्रतिशत, कितने परसेंट ईएमआई सर्वाइव कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं तो मैं
50 रुपए की ईएमआई दे सकता हूँ, मैं 60 रुपए की दे सकता हूँ, 65 रुपए की दे सकता हूँ, या 75 रुपए तक की दे सकता हूँ। अब अगर सपोज कीजिए यहाँ पे स्टैंडर्ड लिविंग माफ कीजिएगा, अगर डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे रहन सहन के भारतीयों के हिसाब से, तो कुछ ब्रैकेट्स बने हुए हैं। जैसे कि अगर आपकी आय 30,000 से नीचे है, अगर आप 30,000 पर मंथ से नीचे आती है आपकी आय, तो यानी कि एक स्टैंडर्ड लिविंग के लिए 20,000 रुपए या 15,000 रुपए हमें रखने पड़ते हैं कि भाई वो घर के खर्चे में होगा। ये उस देश की महंगाई सूचकांक जो हमारा होता है, इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करता है, जीडी पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि आपकी इनकम का कितना परसेंट किस लेवल के हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है कि आप ईएमआई में दे सकते हैं। यहाँ पे जो फॉयर है, FOIR, उसमें 45% से लेकर के आप 75% तक की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमारा जो फॉयर इंडेक्स है वो ये कहता है कि एक आदमी को सर्वाइवल के लिए महीने में अपनी फैमिली के साथ 15,000 रुपए तो घर खर्च में चाहिए। यानी कि अगर मेरी 20,000 रुपए की मंथली इनकम है तो मैं सिर्फ 5,000 रुपए की ईएमआई दे सकता हूँ। अगर मेरी 50,000 की इनकम है तो मैं 35,000 तक की ईएमआई दे सकता हूँ। और अगर मेरी 1 लाख तक की इनकम है तो मैं खाऊंगा तो खाना उतना ही, खर्चा तो उतना ही करूंगा ना। 15 की जगह 20,000 कर दूंगा, 20,000 की जगह 25,000 कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं 75,000 रुपए तक की ईएमआई दे सकता हूँ अगर मेरी 1 लाख की इनकम है। इसी तरीके के कुछ मिक्स एंड मैच करे जाते हैं, कुछ इस तरीके के सूचकांकों को डाला जाता है एलिजिबिलिटी बनाने के लिए, तब एक फॉर्मूला निकलता है कि आपकी लोन की एलिजिबिलिटी कैसे बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे जो मंथली इनकम यानी कि जो एन आया है उसको मैंने 65% ले लिया। मैंने बीच का एक रेशो ले लिया, ना मैंने 50% लिया ना मैंने 75% लिया। और मैंने यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल क्रिटिया मैंने 65% की एलिजिबिलिटी की फॉर ली है कि यानी कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 65 रुपये आप अपनी ईएमआई में दे सकते हैं। अब इसमें सपोज कीजिए कि मैं 100 रुपये की मेरी मंथली आय है और मैंने 65% यानी कि 65 रुपये तक की मैं ईएमआई दे सकता हूँ। उसमें से अगर मेरा कोई लोन अभी चल रहा है तो वो माइनस किया जाएगा। मान लीजिए मेरी 100 रुपये की आमदनी है महीने की, माने मैं 65 रुपये तक की ईएमआई दे सकता हूँ। अगर मैं 20 रुपये की ऑलरेडी ईएमआई दे रहा हूँ तो मेरी अब लोन लेने की जो कैपेसिटी है 65 रुपये माइनस 20, यानी कि मैं 45 रुपये की अब फ्रेश लोन की ईएमआई देने के लायक, क्योंकि 20 रुपये की तो मैं ऑलरेडी दे ही रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन है, जो पहले से लोन चल रहा है, उसे हम लोग 65% फॉयर काटने के बाद माइनस करेंगे, रनिंग लोन ईएमआई। देन आफ्टर नेट मंथली एलिजिबल इनकम निकल के आती है, यानी कि जो आप प्योर ईएमआई के तौर पे दे सकते हैं वो अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सपोज कीजिए कि मेरी 1,200 रुपए की साल की इनकम हो गई, जैसा कि सबसे ऊपर वाले फॉर्मूले में एनुअल ग्रॉस एलिजिबल इनकम में लिखा हुआ है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। अब मेरी 1,200 रुपए की इनकम है, मैंने उसे मंथली निकाला, मैंने उसे 12 से डिवाइड किया, 100 रुपये महीने की इनकम आ गई। 100 रुपये महीने की इनकम में से अगर मेरी 65% की मेरी फॉयर लगती है, यानी कि मेरी कह सकते हैं कि कितने परसेंट में ईएमआई दे सकता हूँ, 65% मैंने फॉयर रखनी रखी है। वो फॉयर 65% है, मैं 65 रुपये की ईएमआई दे सकता हूँ। उसमें से अगर मेरी 20 रुपये की ईएमआई जा रही है तो मैं उसे माइनस कर दूंगा 65 रुपये में से, तो यानी कि 45 रुपये की मैं नई ईएमआई दे सकता हूँ। अब ये 45 रुपये मेरी यहाँ पे नेट मंथली एलिजिबल इनकम मानी जाएगी। देन नेट मंथली एलिजिबल इनकम को हम पर लैख ईएमआई से डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 लाख पे दी जाने वाली जो आपकी एक मुश्त किस्त है उससे डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पे भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, 1 लाख रुपए का अगर लोन लेते हैं आप एग्जाम्पल के तौर पे, और वो 5 साल के लिए लेते हैं या 10 साल के लिए लेते हैं, वो उतने ही रुपए उतने ही टेन्योर में डिवाइड होता है। यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए लेता हूँ 1 साल के लिए तो मुझे वो 1 लाख डिवाइड करने पड़ेंगे 12 महीनों में। अगर मैं 1 लाख लेता हूँ 10 साल के लिए तो वो 120 महीनों में डिवाइड होंगे, तो मेरी किस्त छोटी हो जाएगी। यानी कि 1 लाख का जो मेरा लोन है वो कितने टाइम के लिए मैं ले रहा हूँ, वो मेरी पर लैख की ईएमआई का फैक्टर बनता है। अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन 10 साल के लिए लूंगा तो मेरा ईएमआई फैक्टर पर लैख पे कम होगा। अगर मैं 1 लाख का लोन 1 साल के चुकाने के लिए लेता हूं तो मेरा ईएमआई फैक्टर ज्यादा हो जाएगा। ये तो जेन्युइन सी बात है।
अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी फैक्टर आता है कि मैं ये 1 लाख रुपए कितने परसेंट में वापस चुकाऊंगा। अगर मैं 15% पे चुकाऊंगा तो थोड़ा सा ईएमआई बढ़ जाएगी, अगर मैं 12% पे चुकाऊंगा तो कम हो जाएगी। तो ये दो फैक्टर काम करते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर आपकी ईएमआई के लिए, पर लाख की ईएमआई 1 लाख पे। फॉर नेक्स्ट जब हम इसे डिवाइड कर देते हैं इससे तो हमारी पर लाख की एलिजिबिलिटी आ जाती है। अब मैं इसको अलग एक एग्जांपल के तौर पे भी आपको समझाता हूँ। मेरी 1200 रुपये की सालाना आय है, तो जैसा कि यहाँ पे ये है एनुअल ग्रॉस एलिजिबल इनकम डिवाइडेड बाय 12, यानी कि अगर मेरी जो भी सालाना आय है मैं उसे 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मंथली आ जाएगी, जो कि ये एन है, राइट। अब ये एन को मैं यहाँ पे 65% जो ये फैक्टर मैंने लिया है इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि गुणा कर देता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ। 100 रुपये में से 65% में निकालता हूँ तो कितना आ गया, 65 रुपये। अब ये मेरा एक महीने में दी जा सकने वाली मेरी महीने की किस्त है जो मैं मैक्सिमम दे सकता हूँ। अब अगर यहाँ पे कोई लोन चल रहा है मेरा तो मैं उसको यहाँ से माइनस करूँगा, रनिंग लोन ईएमआई, यानी कि 65 रुपये मेरे निकल के आ गए, राइट। अब मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो मैं 65 रुपये तक की ईएमआई दे सकता हूँ। अब सपोज कीजिए यहाँ पे वो 20 रुपये की है जो मैं दे रहा हूँ, तो मैं 65 रुपये में से ये माइनस कर दूंगा, राइट। तो मेरी एक्चुअल में फ्रेश एलिजिबल मंथली इनकम आ जाएगी कि मैं 45 रुपये तक की ईएमआई दे सकता हूँ। क्लियर है। अब ये जो 45 रुपये की ईएमआई है ये मेरे लोन में कैसे तब्दील में निकाल सकता हूँ। मुझे इतना तो पता लग गया कि मैं 45 रुपये की ईएमआई दे सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मैं जितने का लोन ले रहा हूँ मैं 1 लाख पे निकालता हूँ। पर लाख का एक ईएमआई फैक्टर होता है जिसे हम ईएमआई चार्ट के तौर पे भी निकालते हैं। मैं आने वाले वीडियो में आपको इसका लिंक भी दूंगा। अदरवाइज बहुत सारे ऐप आते हैं जो ईएमआई कैलकुलेटर के होते हैं, आप उन ईएमआई कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। 1 लाख रुपए पे आप रखिए अपने उसमें अमाउंट लोन का 1 लाख रुपए रखिए। टेन्योर आप डिसाइड कर सकते हैं कितने साल के लिए लोन चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हैं आप कितना चाहिए। तो 1 लाख पे सपोज कीजिए 5 साल के लिए अगर आप लोन लेते हैं और 15% पे पर्सनल लोन लेते हैं तो 15% 1 लाख और 5 साल यानी कि 60 महीने। जब आप ये फिगर्स उस कैलकुलेटर में डालते हैं तो 1 लाख पे वो पूरी कैलकुलेटेड ईएमआई आ जाती है जो 60 महीने तक चलेगी। अब वही ईएमआई को अगर आप इस 45 रुपए से जो हमने यहाँ पे निकाले हैं 20 रुपए माइनस करने के बाद अगर आप उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको एक्चुअल में अपनी लोन एलिजिबिलिटी पता लग जाएगी। आने वाली वीडियो में मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको दूसरे पार्ट में समझाऊंगा कि किस तरीके से हम एक एग्जांपल लेते हैं। शुरुआत करेंगे अगली वीडियो में एक सैलरीड पर्सन की ईएमआई को लेकर के कि एक सैलरीड पर्सन की अगर सैलरी है और उसके बाद अगर उसका कुछ ऑब्लिगेशन या नॉन ऑब्लिगेशन में हम लोग किस तरीके से उसकी एलिजिबिलिटी को काउंट करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लोन एलिजिबिलिटी हमने एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया। अब अगली वीडियो में मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक सैलरीड की एलिजिबिलिटी निकाल के दिखाऊंगा कि हम सैलरीड की एलिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं। आने वाली वीडियो में आप बैंक के और एनबीएफसी के वो सारे प्रोडक्ट जानेंगे कि वो कैसे एलिजिबिलिटी निकालते हैं, किन किन प्रोडक्ट में निकालते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट देके मुझसे वो सलाह या मुझसे जो भी सवाल चाहते हैं पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज्ञानवर्धक रही होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं और जानेंगे कि सैलरी को किस तरीके से लोन की एलिजिबिलिटी निकालनी है। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।